हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनजे एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड, हम हिस्ट्री के कुछ जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनकी भी सीरीज़ चल रही थी। उसी में आज हमारी ये दूसरी सीरीज़ है जिसमें हिस्ट्री के उन क्वेश्चंस को हम ले रहे हैं जो अक्सर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो अक्सर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको आज के अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्रगान और आज़ाद हिंद फौज इसका जो गीत था जिसका नाम है कदम से कदम 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 बढ़ाया जा, कि संगीतकार होने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है। तो इसका जो पहला आंसर है वो है झूलेलाल मनसुखवाला। इसका जो बी उत्तर है वो है रामभुज चौधरी। तीसरा है राम सिंह ठकुरी और चौथा है आबिद अली। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा राम सिंह ठकुरी। चलिए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो राष्ट्रगान व आज़ाद हिंद फौज का जो कदम ताल गीत है वो कप्तान राम सिंह ठकुरी के द्वारा जो है लिखा गया है। वे मूलतः जो है नेपाल के रहने वाले थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के कदम ताल गीत कदम कदम बढ़ाए जा के अतिरिक्त शुभ सुख चैन तथा उत्तर प्रदेश सशस्त्र सेना पीएसी के लिए भी अनेक राष्ट्रभक्त गीत की रचना की है तथा कांस्टेबलरी बैंड की भी स्थापना की है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो भी एग्ज़ाम होते हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका तीन श्रेष्ठ योगदान है। पहला है कांस्टेबलरी बैंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश सशस्त्र सेना यानी पीएसी का जो इन्होंने जो उन पीएसी के लिए जो उन्होंने राष्ट्रभक्त गीत की रचना की है वो, और तीसरा ये कदम से कदम बढ़ाया जा जो ये गीत है ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हमारा हमारा है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की जो पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई थी जिसे अब क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। वर्ष 1947 में अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता का ऐतिहासिक हस्तांतरण भी इसी कक्ष में हुआ था। इस कक्ष का प्रयोग अब दोनों सदनों में संयुक्त बैठक के लिए किया जाता है तथा राष्ट्रपति और विशिष्ट अतिथियों, राज्य या शासनाध्यक्ष आदि के अभिभाषण के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल और प्रदेश के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये इसके बारे में जानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत गवर्नर जनरल व प्रदेशों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान दो अधिराज्य बनाए जाएंगे तथा इन्हीं दोनों अधिराज्यों में गवर्नर जनरल के जो है कह सकते हैं कि संवैधानिक प्रमुख का जो दर्जा जो है वो दिया गया था। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए इसके बारे में जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939-1945 के दौरान में हुआ था, इसमें भारत का जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। इनका वर्ष 1935 के अधिनियम का ढांचा बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान है। जो 1935 का जो भारत के कह सकते भारत के संविधान की जो नींव है, जहाँ से हमने बहुत सी चीज़ों को का अधिग्रहण किया है, वो चीज़ जो है यहाँ से महत्वपूर्ण रखती है। उस कानून को क्रियान्वित करने के लिए भारत भेजा गया था जिसके निर्माण में उन्होंने सहायता की थी। इस वायसराय को शांतिकाल में 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध में भारतीयों का सक्रिय होना सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से लिनलिथगो ने भारतीय सेनाओं के समक्ष अपना जो है एक प्रस्ताव आया था जिसे हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, वो रखा था। अब कभी कभी यहाँ पे जो अगस्त प्रस्ताव है इसके बारे में पूछ लेते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव कब पारित दिया गया था, तो वो था आपका 8 अगस्त 1940 को। किसके द्वारा, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो आपका हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड लिनलिथगो के उन्होंने जो है इसका प्रस्ताव दिया था। और
ये भी पूछा जाता है अगस्त प्रस्ताव की का महत्व किस किस विषय में है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीयों का जो द्वितीय विश्व युद्ध में सक्रियता और सहयोगिता के लिए जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी जयप्रकाश नारायण। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं। जयप्रकाश नारायण भूदान आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वर्ष 1953 में जयप्रकाश नारायण ने सक्रिय राजनीति को छोड़कर भूदान आंदोलन में हिस्सा लिया। भूदान आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1951 में आचार्य विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। आचार्य विनोबा भावे ने पोचनपल्ली यानी तेलंगाना से इसे प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था भूस्वामियों द्वारा स्वेच्छा से जो भूमिदान देना तथा उक्त भूमि में भूमिहीन में वितरित किया जाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। बीजू पटनायक उड़ीसा के जननायक तथा पूर्व मुख्यमंत्री थे। एम.जी. रामचंद्र तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, जिसके आप बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है, तो इस आपको यहाँ से जो है कई इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट मिल गए होंगे। जैसे भूदान आंदोलन की शुरुआत किस लिए हुई थी वो, इसके बाद भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था ये, और भूदान आंदोलन जो है कहाँ से प्रारंभ किया गया था, तो वो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से चालू किया गया था, तो पोचानपल्ली तेलंगाना से इसका जो आरंभ किया गया था। तथा इसका जो कह सकते हैं कि जो पीसीएस के अकॉर्डिंग जो है इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो यही पूछा जाता है कि इसका योगदान किस चीज़ में था, आखिर ये जो चीज़ चल रही थी वो किस उद्देश्य से लाई गई थी। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है, किस देश ने 1914 में जापानी जो स्टीमर जो था जिसका नाम था कामागाटू मारू, जो एक जहाज़ था उसके प्रवेश के लिए मना कर दिया था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कनाडा। कनाडा ने 1914 में जापानी स्ट्रीम यानी कामागाटू मारू के प्रवेश के लिए जो है मना कर दिया था, क्योंकि जहाज़ के कनाडा पहुंचने से पहले ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। सिंगापुर में रहने वाले सरदार गुरप्रीत सिंह ने जापान के कामागाटू मारू जहाज़ को किराए पर लिया था तथा रोजगार के लिए इच्छुक भारतीयों को, जिनमें से 351 पंजाब तथा 21 मुसलमानों को सिंगापुर से वैंकूवर ले जाया जा रहा था, जिसे कनाडा में प्रवेश से मना कर दिया गया था और वापस कलकत्ता के लिए जो है रवाना किया गया था। यह जहाज़ 27 सितंबर 1914 को कलकत्ता बंदरगाह पहुंचा। ब्रिटिश अधिकारियों को शक था कि वे सभी क्रांतिकारी हैं, जिसे फलस्वरूप यात्रियों व पुलिसों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 22 लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी। यह घटना कामागाटू मारू या दमदम प्रकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो दमदम प्रकरण जो है आपका ये यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और जो बाकी कामागाटू जो इसका नाम है वो नॉर्मल एग्जामों के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। बस इसमें से यही पूछा जाता है कि ये किसको कब मना किया गया था, ये कब पहुंचा था, तो 27 दिसंबर 1914 के कलकत्ता बंदरगाह पहुंच गया था। तो यहाँ से यही पूछा जाएगा कि इसका पर्टिकुलर इसका उद्देश्य क्या था। अब नेक्स्ट हमारा आता है वो है कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसका महत्वपूर्ण भूमिका अपनी जो है निभाई थी, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा B.C.F. एंड्रयूज़। इन्होंने जो है अपनी गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए इनके बारे में जानते हैं। चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज़ यानी C.F. एंड्रयूज़ ब्रिटेन के निवासी थे। वो पादरी, शिक्षक व समाज सुधारक थे। इन्होंने ही महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए जो है राजी किया था। वर्ष 1914 में एंड्रयूज़ ब्रिटेन के दक्षिण अफ्रीका गए थे तथा गांधी जी से मुलाकात करने के बाद इनके जो है वो घनिष्ठ मित्र बन गए थे, और इनके कहने पे गांधी जी ने अपना जो है 1915 में वो जो है भारत आए। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है कि वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी के पसंदीदा उम्मीदवार कौन थे? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई दफ़े हर एग्ज़ाम में आया है। आप चाहे यूपी ट्रिपल एस ले लो, यूपी पीसीएस ले लो, एमपीपीएससी ले लो, हर एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन आया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पट्टामी सीतारमैया। तो यहाँ से भी पूछा जाता है कि जो त्रिपुरी अधिवेशन जो है कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, चलिए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन यानी वर्ष 1939 में जबलपुर यानी मध्य प्रदेश के अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी के पसंदीदा उम्मीदवार थे जो थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया थे।
इस अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया के को हरा दिया था और चुनाव जीत गए थे। चुनाव के बाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष स्मिथ को गांधी जी के अनुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने के लिए कहा गया, लेकिन गांधी जी ने कोई भी नाम बताने से इनकार कर दिया। साथ ही अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस के अधिकारियों को भी कम कर दिया गया। इस कारण उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया तथा मई 1939 में कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई, तो 1939 में, और किसके द्वारा की गई, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ से जो है ये भी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि इसका पर्टिकुलर जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, और यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, तो सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, मेघा पाटेकर और विनोबा भावे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1 और 2 अर्थात सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। चलिए नेक्स्ट इस पे हम उसको डिटेल से जानते हैं। तो चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षक का आंदोलन है जो उत्तराखंड के चमोली ज़िले में हुआ था। पहली बात तो यही पूछा जाता है कि कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ था, तो ये उत्तराखंड के चमोली ज़िले से हुआ था और वर्ष 1973 में ये प्रारंभ किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत लोगों ने पेड़ों को से चिपक कर पेड़ को कटाई का विरोध किया था। इसकी शुरुआत भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरव देवी के नेतृत्व में हुआ था। वर्ष 1987 में इस आंदोलन को साम्यक जीवन पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। वर्ष 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को चिपको आंदोलन के लिए रेवन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ अभियान आंदोलन के साथ ही विनोबा भावे को भूदान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड ये रही हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें जिससे हमारी जो डेली की वीडियो है वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।